नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जो गाड़ियां फाइनेंसर खींच लेती है। नई गाड़ी कोई खरीदा, किस्ती नहीं दे पाया किसी कारणवश और वो गाड़ियां फाइनेंस पे थी और फाइनेंसर उसको खींच लिया। तो उस गाड़ी को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, उसका क्या सिस्टम होता है, कैसे वो गाड़ियाँ मिलती हैं या किस उस चीज़ को पूरा समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, मैं जो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ या बनाता हूँ, तो पहली बात कि कोई जानकारी मेरे नज़र में आती है तो वो आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। दूसरा, मैं दिन में 5, 7, 10 ड्राइवरों से मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, क्या क्या समस्याएं उनको होती हैं रास्ते में, उन सब चीज़ पर, या किसी ड्राइवर का कोई सवाल होता है तो बताते हैं कि भैया इस बारे में जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, इस चीज़ को समझना है। तो उन सब विषयों को मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। दोस्तों देखिए, फाइनेंसर वाला गाड़ी में होता क्या है कि सबसे पहले उस चीज़ को समझते हैं एक बार अच्छा से। देखिए, मान लीजिए कोई मोहन नाम का व्यक्ति कोई गाड़ी खरीदता है। उस गाड़ी का कीमत है 7 लाख। ये बंदा 2 लाख डाउन पेमेंट दिया और बाकी का 5 लाख ये फाइनेंस करा लिया। मोहन कोई गाड़ी खरीदता है जिसका कीमत है 7 लाख, 2 लाख रुपया वो डाउन पेमेंट दिया, 5 लाख को फाइनेंस करा लिया। अभी कभी भी आप देखिए कि जब कोई गाड़ी फाइनेंस में रहता है और उसका जो स्मार्ट कार्ड होता है ना, जिसको हम लोग आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उस पर देखिएगा आप कि सबसे ऊपर में मोहन का तो नाम है, उसका पूरा गांव, एड्रेस, सब कुछ है, लेकिन जैसे उस स्मार्ट कार्ड में फ्रंट पेज में जब थोड़ा सा नीचे आइएगा तो देखिएगा कि फाइनेंसर का भी नाम रहता है उसमें, फाइनेंस कंपनी का भी नाम उसमें होता है। तो इससे पता चलता है कि वो गाड़ी अभी फाइनेंस में है, किस्त में है। हाँ, जब ये किस्त खत्म हो जाता है तो ये फाइनेंसर आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है। उस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को ले जा करके फिर आपको डीटीओ ऑफिस में जमा करना रहता है। साथ में जो आपका पुराना वाला स्मार्ट कार्ड है वो जमा करना रहता है और नया स्मार्ट कार्ड का चार्ज करता है आपको डीटीओ, और फिर आपके नाम से एक फ्रेश कार्ड निकाल करके आपको दे देता है। तो उस समय ये फाइनेंस कंपनी का जो नाम होता है वो हट जाता है। अब होता क्या है कि ये गाड़ी तो मोहन ने ले लिया, अब ये 1 साल या 2 साल, मान लीजिए ये इसको इन्होंने 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इन्होंने किस्त में लिया। अब इनका 1 महीने का जो किस्त आ रहा है वो मान लीजिए कि 15,000 रुपया आ रहा है। 15,000 ये हर महीना किस्त दे रहे हैं। ईएमआई जो है वो ये दे रहे हैं। 6 महीना, साल भर बीता, उसके बाद वो गाड़ी किस्त। देखिए, किस्त फाइनेंसर आपका गाड़ी तभी खींचता है, उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, नियम्स होते हैं। ऐसे ही फाइनेंसर आपका एक किस्त बाउंस हुआ और जा करके गाड़ी खींच नहीं लेगा, नहीं। उसका एक फाइनेंसर, देखिए, बैंक भी फाइनेंस करता है, फाइनेंसर भी फाइनेंस करता है। तो हमसे अगर कोई नया गाड़ी लेने के लिए कोई भी बंदा अगर राय लेता है तो मैं उसको बोलता हूं कि बैंक से फाइनेंस करवाओ, बैंक से फाइनेंस करवाओ। बैंक आपको समय देता है क्योंकि वो समझता है, वो फाइनेंसर आपको समय नहीं देता। फाइनेंसर आपका जैसे ही 3 किस्त, 3 ईएमआई लगातार, जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना लगातार अगर आपका ईएमआई नहीं गया
तो फिर इसको जब ये लोग फाइनेंसर जो होते हैं वो जब ये कोड लेते हैं गाड़ी फाइनेंस करने का, तो उस समय सरकार इनको एक विशेष सुविधा दी रहती है कि कोई भी कस्टमर आपका 3 महीना तक अगर ईएमआई लगातार नहीं देता है तो आप उसका गाड़ी खींच सकते हैं, सीजर रख सकते हैं, तो ये आपको खींच लेगा। बैंक में ऐसा रूल नहीं है। बैंक जो होता है वो 3 महीने के बाद भी आपको नोटिस देगा, वो कोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचेगा। तब तक अगर जो स्थिति संभलने वाली है तो मालिक कोशिश करता है, ड्राइवर कोशिश करता है कि उसको किसी तरह से संभाल ले, कोई बात नहीं, 3 किस्ती फेल हुआ, चौथा में वो डाल दे। तो ये थोड़ा सा गैप समय मिल जाता है अगर आप बैंक से कोई गाड़ी फाइनेंस कराते हैं। तो फाइनेंसर से फाइनेंस कराते हैं तो वो समय आपको नहीं देता। अब ये तो थोड़ा सा बेसिक जानकारी था जो मैं आपको दिया। अब थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझते हैं कि मान के चलिए कि हाँ, ये फाइनेंस वाली गाड़ियां जो थी वो हम लोगों का मेन मुद्दा था, थोड़ा सा मैं अलग हट गया। तो इन्होंने 15,000 करके जो भी था वो दिया। अब 1 साल बाद क्या हुआ कि इनका 3 किस्त जो था वो लगातार मान के चलिए कि बाउंस कर गया, नहीं गया किस्त। अब वो गाड़ियां खींचा जाता है, खिंचाता है। उसमें भी देखिए क्या होता है, फाइनेंसर जो होता है ना वो खुद से, बैंक खुद से जाकर के गाड़ी नहीं, बैंक हो या फाइनेंसर हो, खुद से जाकर गाड़ी नहीं खींचता आपका। वो क्या करता है कि आदमी रखा है, जैसे किसी को एक्स को दे दिया काम कि भैया आपका काम है, हम आपको लिस्ट दिया करेंगे हर महीने का, कितनी गाड़ियां जो है वो जिसका ईएमआई 3 लगातार फेल है उसको आप जहां भी देखते हैं तो उसको आप अपने अंडर में ले लीजिए। तो वो आदमी एक्स को बैठा दिया फाइनेंसर, उसको 1 डिस्ट्रिक्ट या 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिया। अब वो पूरा जिला में अपना ढूंढते रहेगा। उनका काम ही यही होता है, सुबह सुबह निकल जाएंगे, उनके टाइम का कोई ठीक नहीं होता, वो कभी भी निकल जाएंगे, एक जगह रहेंगे, गाड़ियों का नंबर उनके पास लिस्ट होता है, बस वो देखते रहते हैं रोड पे, जहां उनको वो गाड़ी दिखी वो उस गाड़ी को अपने अंडर में ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं कि वो उस गाड़ी को, जो ये फाइनेंसर का यार्ड है, ये यार्ड भी यार्ड होता है, आप देखे होंगे बहुत सारी गाड़ियां लगा रहता है एक में, छोटी बड़ी गाड़ियां, सभी गाड़ियां उस यार्ड में खड़ी रहती है पुरानी। तो फिर वो गाड़ी इस यार्ड में चली जाती है और यार्ड में जाने के बाद 3 मंथ्स तक, 3 महीना तक आपकी गाड़ी वैसे ही की वैसे ही रहेगी। इस बीच में फाइनेंसर आपको 3 बार नोटिस देगा, 3 बार नोटिस देगा। 3 महीने के पहले वो बेच ही नहीं सकता। 90 दिन का जो होता है वो पीरियड होता है। खींचने के बाद 90 दिन तक कोई भी फाइनेंसर या कोई भी बैंक आपकी गाड़ी को नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। 3 महीना तक वो गाड़ी आपके लिए रहती है। उस 3 महीना में अगर आप फाइनेंसर से या बैंक से जा करके सेटलमेंट नहीं कर लेते हैं तब वो गाड़ियां फाइनेंस में जाती है, रीसेल में जाती है। अब रीसेल में कैसे जाती है ये सब गाड़ियां, इस चीज को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। रीसेल में ये गाड़ियां कैसे जाती है, देखिए होता क्या है कि गाड़ी अब 3 महीना तक आपने कुछ नहीं किया, आपका गाड़ी, हाँ हो सकता है अगर गलत तरीके से खींचा है तो आपने उस पर केस कर दिया। अब आप जब उस पर केस करते हैं तो फिर वो होल्ड हो जाता है गाड़ी। जैसे फाइनेंसर पे या किसी तरह से आपको लगता है कि नहीं हम गलत नहीं हैं, ये फाइनेंसर ज़बरदस्ती इस तरह का काम किया है, तो उस सिचुएशन में आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लेम कीजिएगा कोर्ट में, उसको चैलेंज कीजिएगा तो आपका गाड़ी स्टेज होल्ड में चला जाएगा। फिर वो गाड़ी जब तक आपके और फाइनेंसर के बीच में जो भी सुलह नहीं हो जाता है या किसी तरह का निर्णायक कोई निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक वो गाड़ी फिर से रीसेल में नहीं जाएगी, वो होल्ड हो जाती है। अब मान लीजिए सब कुछ क्लियर हो गया, उसके बाद वो रीसेल में जाए, तो ऐसे क्या होता है कि देखिए बीडर होते हैं, बीडर हर जिले में 2-4 आपको मिल जाएंगे।
उनका काम ही होता है पुरानी पुरानी गाड़ियों को खरीदना, चुन चुन करके खरीदते हैं वो। तो ऑक्शन होता है। फाइनेंस कंपनी, मान लीजिए बजाज फाइनेंस, या मान लीजिए श्रीराम फाइनेंस, ये लोग क्या करते हैं कि महीने में 2 बार या 1 बार पूरी जितने भी बिडर होते हैं उन सभी को ये बुलाते हैं किसी मॉल में या किसी होटल में, बड़े बड़े होटल में बुक होता है कमरा, जिसमें आराम से 100-200 आदमी आ जा सके। वहाँ खाने पीने का हर चीज़ का व्यवस्था होता है। वहाँ हर बिडर पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद क्या होता है कि उन बिडरों को वहाँ पे हर चीज़ का सुविधा दिया जाता है। उनको हर गाड़ी का चारों तरफ से फोटो दिखाया जाता है, उसका अगर रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन दिखाया जाता है, हर चीज़ उनको दिखा करके, और फाइनेंसर अपना रेट रख देती है। फाइनेंसर क्या करती है कि अपना रेट रख दी, मान के चलिए 3 लाख, कि इस गाड़ी का रेट मैंने 3 लाख लगाया, लेकिन आप जब बीडर बोली लगाएंगे तो 3 लाख के ऊपर लगाएंगे, नीचे नहीं लगाएंगे, और कम से कम 1 बार बोली लगाएंगे तो 5,000 उनको बढ़ना है। ये रूल होता है। एक बीडर एक गाड़ी पे 20 बार बोली लगा सकता है, और जब वो लगाएगा तब 5,000 से कम नहीं लगाएगा। ये रूल होता है। कंपनियां ऐसे ही ऊपर नहीं भाग रही है, ऐसे ही गाड़ी वाला को लूट करके राजा नहीं बन रही है। जब वो लगाएगा तो कम से कम 5,000, जैसे मान के चलिए कोई लगाएगा 3,10,000 इसका कीमत, इस गाड़ी का कीमत कोई 3,10,000 लगाता है, तो दूसरा बार कोई लगाएगा तो 3,15 लगाएगा। अगर ये बंदा लगा चुका है 3,10, तो यही अगर कोई 3,15 है तो फिर इसके बाद ये 5,000 बढ़ के ही 3,20 ही लगाएगा। ये होता है। इस तरह से जब गाड़ियां, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू जाता है, जो सबसे ज्यादा दाम लगाता है, उस 3 लाख का गाड़ी को मान लीजिए कोई लगाता है 4 लाख तक, तो फिर वो 4 लाख वाले को गाड़ियां दे दी जाती है। अब वो 4 लाख वाला के साथ भी आगे भी क्या समस्या होता है। 4 लाख में अगर वो 50,000 मान के चलिए अपना प्रॉफिट रख करके बेच देता है तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर वो गाड़ियां महंगी कैसे हो जाती है, उसका भी एक कारण है। उसका भी कारण है कि मान लीजिए उस गाड़ी में से कोई पार्ट मिसिंग है, यार्ड में लगा, यार्ड में से कोई सामान खुल गया, रात को तो 1-2 गार्ड ही रहते हैं, रात को कोई आया कुछ सामान लेकर के चला गया, अगर सुविधा वहाँ पे अच्छा नहीं है तो फिर वो पार्ट्स लगाना पड़ता है, उसको सारी खर्चे उसी पे जाती है। प्लस यार्ड में जब कोई आप गाड़ी छुड़ाने जाइएगा तो देखिएगा आपसे जितना दिन रहता है ना, पार्किंग लेता है आपसे, और एक एक जगह 200-200 रुपया पार्किंग है पर डे। एक दिन का 200 रुपया, एक दिन का 200 रुपया पार्किंग है। तो ये इस तरह से गाड़ियां जो है वो आपका एक बिकी हुई गाड़ी फिर से ऑक्शन के माध्यम से बिकने के लिए आती है। तो इसमें देखिए ज्यादा फायदा आपको नहीं होता, थोड़ा सा कुछ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि थोड़ा सा अंतर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा यहाँ पे कि फाइनेंसर की खींची हुई गाड़ियों में और नई गाड़ियों में क्या होता है। फाइनेंसर की खींची हुई गाड़ियों में और नई गाड़ियों में क्या थोड़ा सा अंतर होता है, उस चीज को मैं तो आपको समझाना चाहूंगा। इधर हम लोग मान लेते हैं न्यू व्हीकल, और इधर में मान लेते हैं हम लोग ओल्ड व्हीकल, यानी ये नई गाड़ियां और ये पुरानी गाड़ियां। तो इसमें क्या हम लोगों को सुविधा मिलता है और इसमें क्या नहीं मिलता है, उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। जब नई गाड़ियां आप लेने जाते हैं तो आपका फाइनेंस जो होता है वो आसान होता है, और इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसका फाइनेंस जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों होता है उस चीज को भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। होता क्या है कि जब
कोई भी गाड़ी अगर आप फाइनेंसर का खींचा हुआ ले रहे हैं तो यानी कि पुराना गाड़ी ले रहे हैं, यानी वो किसी न किसी के बंदे के नाम से रजिस्टर्ड थी और वो खींच गई, इंस्टॉलमेंट जमा नहीं किया, इसलिए वो गाड़ी खिंचा करके फिर रीसेल में वो गाड़ी आया हुआ है। तो अभी भी तो वो उसी के नाम से है। तो उसमें होता क्या है कि पहले उसके नाम को हटा करके जो आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप उस स्मार्ट कार्ड से हटा करके आपका फिर उस स्मार्ट कार्ड पे नाम चढ़ाया जाता है, उसके बाद उसका फाइनेंस होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये आपका अगर 15 दिन में फाइनेंस हो जाएगा तो यहीं पे आपको कम से कम 45 दिन लग जाएगा फाइनेंस होने में। दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आप नई गाड़ियों में आप निश्चिंत होते हैं, आप निश्चिंत होते हैं, इसमें आपको एक डर बना रहता है। अब भैया आप इसमें निश्चिंत ले रहे हैं, नया ले रहे हैं तो निश्चिंत हैं आप। अब इसमें डर क्यों बना रहता है? डर इसलिए बना रहता है कि पुरानी गाड़ी है, क्या इसमें प्रॉब्लम है आप जानते नहीं हैं, कब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा ये भी आपको पता नहीं है। आप लिए लाए, हर चीज सर्विस सब कुछ करा दिए, फिर आप चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक डर आपके मन में हमेशा बना रहेगा कि इस गाड़ी के साथ पहले क्या हुआ था, कहीं इससे किसी का एक्सीडेंट नहीं ना हुआ था। बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल चलते रहेंगे, फिर भी लोग गाड़ी ये ले रहे हैं। तो ये दूसरा है। तीसरा जो है, ये थोड़ा सा महंगी पड़ती है, ये थोड़ा सा सस्ती होती है, ज्यादा भी सस्ती नहीं होती, ऐसा नहीं कि आपको आधा दाम में मिल गया। इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा हम आपको देना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई गाड़ी अगर 7 लाख की है, ये नया में मान लीजिए ये 7 लाख इसका कीमत है, और यही चीज अगर आप यहां पे ले रहे हैं तो 1 साल से 1.5 साल पुरानी गाड़ी वो आपको 5 लाख तक होगी। तो यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि 2 लाख का ही डिफरेंस आएगा। अगर 7 लाख 5 लाख का बात करें तो अगर ये चीज बढ़ता है, ट्रक में आप जाते हैं तो ट्रक में कीमत होता है 50 लाख नई गाड़ियों का, तो हो सकता है उसमें आपको 10 लाख का फायदा मिले, 15 लाख तक का फायदा मिले। तो ये थोड़ा सा देखिए दिक्कत तो होता है इस गाड़ी में। ये गाड़ी नई भी है, अब नया अगर आप सक्षम हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुरानी फाइनेंसर की गाड़ियों में थोड़ी सी समस्याएं जो है वो होती है और थोड़ी सस्ती पड़ती है। तो दोस्तों ये हमको लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। अब कुछ इससे पहले मैं पेपर के बारे में आपको वीडियो बना करके समझाने का कोशिश किया था, और एक वीडियो मैं बना करके आपको बताऊंगा कि पेपर में कौन कौन सा ऐसा पेपर है जिसपे सरकार फाइन मारती है अगर फेल हो जाए तो, और कौन कौन सा पेपर है जिसमें फेल होने पे भी सरकार किसी तरह की फाइन नहीं मारती और आप उसको आसानी से रिन्यू कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।